आज ऑफिस में उसका पहला दिन था, इसलिए वो शदीद नर्वस थी। और जब उसकी कोलीग माहम ने उसे बताया कि उसके बॉस बहुत गसीले और रिजर्व तबीयत के मालिक हैं, काम से मुतालिक जरा सी भी कोताही बर्दाश्त नहीं करते, तो बेसाख्ता उसके हाथों में नमी फूट पड़ी। ये उसका पहला तजुर्बा था किसी ऑफिस में जॉब का, जो वो सिर्फ मजबूरी के तहत करने जा रही थी, क्योंकि वालिद की वफात के बाद माँ और छोटे भाई की जिम्मेदारी उस पर आ पड़ी थी। अपने घर में सबसे बड़ी औलाद होने की वजह से उसने बहुत छोटी उम्र में ये जिम्मेदारी अपने कांधों पर ले ली थी। ये उसकी खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। लेकिन अपनी जिंदगी के फर्स्ट इंटरव्यू में ही उसे अपॉइंट कर लिया गया था। वो अपनी सोचों में गुम थी कि इंटरकॉम की बेल बजने लगी तो उसने चौंक कर रिसीवर उठाया। मिस अरूश अली, माहम से मेरे आज के अपॉइंटमेंट्स और मीटिंग के शेड्यूल्स की फाइल लेकर मेरे ऑफिस में आइए। माहम से फाइल लेने के बाद उसके चेहरे पर घबराहट नुमाया थी। माहम ने विक्ट्री का निशान बनाकर शरीर सी मुस्कुराहट के साथ उसे जाने का इशारा किया। उसने दरवाजे को धीरे से नॉक किया तो मीर सबदीन की गंभीर आवाज उसकी समातों से टकराई। यस। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। फुल एसी में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें शबनम के कतरों की तरह चमक रही थी। प्लीज सिट डाउन मिस अरूश। वो झिझकते हुए कुर्सी घसीट कर बैठ गई। मिस अरूश, आज ऑफिस में आपका पहला दिन है और मैं जानता हूँ ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फिर भी मुझे उम्मीद है आप जल्द ही काम को समझ जाएंगी और किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगी। ऑफिस के तमाम मामलात समझने में मिस माहम आपकी हेल्प करेंगी। सर, मैं कोशिश करूंगी आपको शिकायत का मौका न दूं, उसने धीमे लहजे में कहा। अब आप जा सकती हैं और जावेद साहब को भेज दीजिए। थैंक यू सर। अरूश ने दिल ही दिल में खैर हो जाने पर शुक्र अदा किया और जाने के लिए खड़ी हो गई। पिंक कलर के सिंपल से ड्रेस में लंबे खूबसूरत बालों को सलीके से पिनअप किए अरूश मीर सबतीन को उस दिन से भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी जब आज से चंद माह पहले उसे सिग्नल पर कॉलेज यूनिफॉर्म में खड़ा देखकर सबतीन अली साकित रह गया था। ना जाने उसे अरूश में ऐसी कौन सी कशिश महसूस हुई थी कि वो ये भी ध्यान नहीं रख सका कि सिग्नल ऑन हो चुका है। फिर जब इंटरव्यू के लिए ऑफिस में दाखिल होने वाली अरूश को दूसरी बार देखा तो उसी वक्त उसने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब उसे देने का फैसला कर लिया था। मीर सबतीन अपनी 30 साल जिंदगी में से 20 साल लंदन में गुजार कर चंद साल पहले ही पाकिस्तान लौटा था। बीवी के गुजर जाने के बाद उसके वालिद मीर गजनफर का दिल परदेश से उचाट हो गया था और उन्होंने वतन वापस जाने का फैसला कर लिया था। गो कि अभी उनकी बेटी रानिया और सबसे छोटे बेटे हुनैन की तालीम नामुकम्मल थी, लेकिन उन्होंने रानिया को अपने साथ ले जाने का फैसला किया था और हुनैन को अपनी पढ़ाई लंदन में ही मुकम्मल करने की इजाजत दे दी थी, जबकि रानिया का एडमिशन उन्होंने कराची की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। इन चंद सालों में मीर सबतीन ने बिजनेस पर इतनी मेहनत की थी कि लंदन की तरह यहाँ भी कारोबारी दुनिया में उसका नाम जगमगा रहा था। लेकिन जो फीलिंग्स उसने अरूश को पहली नजर देखने के बाद महसूस की थी वो कभी किसी और के लिए महसूस नहीं की थी, बल्कि सनफे नाजुक से उसका वास्ता ही नहीं पड़ा था। ना वो इस किस्म की फितरत का मालिक था कि लड़कियों में दिलचस्पी रखता हो। यूं कह सकते हैं कि लंदन में रहने के बावजूद भी वो एक पारसा किस्म का नौजवान था। पाकिस्तान पहुंचने के बाद मीर गजनफर कुछ ज्यादा बीमार रहने लगे थे। माजी के बदतरीन वाकयात उन्हें अब भी सुकून नहीं लेने दे रहे थे, बावजूद इसके कि उन्होंने वतन वापसी पर गांव में अपने आबाई घर में मौजूद होते हुए शहर में ही रिहाइश रखने को फौकियत दी थी। सुबह के 6 बज रहे थे और वो आईने के सामने वाइट शलवार सूट में मलबूस एक हाथ से रिस्ट वॉच का लॉक बंद करते हुए
तनकीदी नजरों से अपना जायजा ले रहा था, लेकिन कुदरत ने उसके सरापे में किसी भी किस्म की तनकीद की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। ऊंचा लंबा कद, हसीन नकूश से सजा मगरूर चेहरा और इंतहाई गहरी और रोशन चमकदार आंखें उसकी शान में बेपनाह इजाफा कर देती थीं। वो उन लोगों में से था जिन्हें किसी को मुतासिर करने के लिए लफ्जों के सहारे की जरूरत नहीं होती। उनकी एक नजर ही मुकाबिल को चारों खाने चित कर देने की सलाहियत रखती है। आज के इलेक्शन कैंपेन की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। ख्याल रहे किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। खूबसूरत और भारी आवाज कमरे में गूंजी, तुम हर पल बाबा साईं के साथ रहोगे। मेरी गैर मौजूदगी की वजह से वो कुछ बरहम होंगे, लेकिन मैं वापस आकर उनको मना लूंगा। मुझे जरूरी काम से शहर न जाना होता तो मैं खुद ही सब कुछ संभाल लेता। मेरे जाने की खबर बाबा साईं को मेरे यहाँ से निकल जाने के बाद मिलनी चाहिए। मौज़म अली शाह शिराजी अपने सबसे वफादार मुलाजिम खादिम हुसैन से मुखातिब था। उसने झुककर टेबल से सिगरेट केस उठाया और एक सिगरेट निकालकर लबों में दबा लिया। साईं, सब कुछ आपके हुक्म के मुताबिक होगा, खादिम हुसैन ने खुशामदी अंदाज में जवाब दिया। लाइटर से सिगरेट जलाते हुए उसने हंकारा भरा, ड्राइवर से कहो गाड़ियां निकालें। हाजिर साईं, खुदा बख्श कहते के साथ ही हुक्म बजा लाने के लिए पलट गया। शदीद गर्मी और चिलचिलाती धूप में जब वो घर पहुंची तो समीना उसे अपना इंतजार करते हुए दरवाजे पर ही मिल गई। अस्सलामु अलैकुम अम्मी, आप दरवाजे पर खड़ी होकर मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? अरूज गर्मी की हिद्दत से तमतमाते हुए चेहरे के साथ सवाल करते हुए अंदर आ गई। इसलिए कि मेरी बेटी को बाहर खड़े रहने की तकलीफ से न गुजरने पड़े। समीना ने लेमन जूस का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए जवाब दिया, जो उन्होंने पहले से उसके लिए तैयार कर रखा था। ये बताओ, ऑफिस में पहला दिन कैसा रहा? किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं हुई? ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा है, स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है। समीना उसका तसल्ली बख्श जवाब सुनकर मुतमईन हो गई। तुम हाथ मुंह धो लो जब तक मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ। रहने दे अम्मी, मैंने लंच ऑफिस में ही कर लिया था, बस कुछ देर सोना चाहती हूँ। अयान कहाँ है? इधर उधर नजरें घुमाते हुए उसने पूछा। वो ट्यूशन गया हुआ है। आज वो कह रहा था कि अम्मी टीचर ने आपको बुलवाया है। मैं तो वहां जाकर क्या बात करूंगी, तुम ही कुछ वक्त निकाल कर चली जाना। अरूज ने इस बात में सर हिलाया तो उसके सर पर हाथ रखते हुए वो खड़ी हो गई। अरूज के सभी चेहरे को गहरी नजरों से देखते हुए वो सोच रही थी कि वक्त इनको कहां से कहां ले आया था। आज से 20 साल पहले उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी उन्हें इस मुकाम पर ले आएगी जहां उनके गुजर बसर के लिए उनकी नाजों पर पली शहजादी को जमाने की सख्तियों को तन्हा झेलना पड़ेगा। गाड़ी कच्ची सड़क से पक्की सड़क पर डालते हुए सामने से आने वाली गाड़ियों को देखकर सजावल शाह का हलक तक कड़वा हो गया। ऐसी नाजुक सूरत हाल देखकर दोनों तरफ के गार्ड्स अलर्ट हो गए थे। मर्सिडीज में बैठे हुए मौज़म अली शाह ने कहर बरसाती निगाहों से मीर सजावल को देखा और उसके बराबर से जन गाड़ी जन से उड़ा ले गया। यूनिवर्सिटी में होने वाले झगड़े के बाद से दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई थी। दोनों ही मौका की तलाश में थे कि कब मौका मिले और वो दोनों एक दूसरे पर दिल की भड़ास निकालें। 20 साल पुरानी ये दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। इस दुश्मनी की भेड़ न जाने कितनी ही मासूम जाने चढ़ चुकी थी और कितनी चढ़ने वाली थी, ये किसी को नहीं पता था। सुबह सवेरे मौज़म शाह से टकराव उसे खासा बदमजा कर गया था, लेकिन उसकी सारी बदमजगी पल भर में हवा हो गई जब नजर सामने से आती हुई सरताज पर पड़ी। वो हाथ में फाइल दबाए बड़ी सी चादर में खुद को लपेटे स्कूल जाने के लिए घर से निकली ही थी जब मीर सजावल की गाड़ी के टायर उसके कदमों से जरा फासले पर चिरचिराए और गाड़ी एक झटके से रोक दी गई।
सरकार, सुबह ही सुबह निकल पड़े हमारे नाजुक दिल पर बिजलियां गिराने के लिए। मीर सजावल ने नहायत बेबाकी से उसके गाल को छुआ। नेवी ब्लू शलवार सूट में मलबूस आंखों पर डार्क ग्लासेस चढ़ाए, घनी मूंछों और हल्की बड़ी हुई शेव के साथ वो बहुत हैंडसम लग रहा था। जरताज उसकी बेबाकी पर जी जान से सुलग गई, मगर सितम ये था कि वो इस बिगड़े अमीरजादे की इस बेबाकी पर उसे एक सख्त जुमला भी कहने की जुर्रत नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उस गांव का वडेरा था और वो एक गरीब हारी की बेटी जिनके पास इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं था। हालांकि इस गांव की कुछ हदूद बंदियां थीं और ये इलाका मीर सजावल की हदूद से बाहर था, लेकिन चूंकि वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो गांव से कुछ फासले पर रिहायशी इलाके से अलग वाक़ था। यूं अक्सर ही मीर सजावल उसके दीदार के लिए इस रास्ते का इंतखाब करता था, और ये जरताज की बदकिस्मती समझ लें कि उसके घर से स्कूल तक आने का ये वाहिद रास्ता था। जरताज ने आगे निकलने के लिए कदम बढ़ाए तो उसने जरा सा एक्सीलेटर दबाकर फिर उसकी राह रोकी। तो मुझसे दूर जाने की जो राह ढूंढोगी, मुझे पहले से वहां अपना मुंतजिर पाओगी। उसने जरताज के चेहरे पर उतरते चढ़ते तासरात देखते हुए शोखी से कहा। जरताज को अपने चेहरे पर जमी उसकी निगाहें झुलसाए दे रही थी। दिल तो करता है तुम्हारे स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दूं, बस दिल के हाथों मजबूर हूं कि मैं तुम्हारे दीदार से महरूम नहीं होना चाहता, और ना मेरे पास इतनी फुर्सत होती है कि तुम्हारे दर दौलत पर बन्नफ्से नफीस हाजिरी दूं। उसने काफी मगरूराना अंदाज अपनाया और सिगरेट का एक गहरा कश लेकर धुआं फिजा में बखेर दिया। जरताज ने खौफजदा होकर उसकी तरफ देखा। धुएं के मरगोले में वो भी उस पर नजरें जमाए बड़ी गहरी नजरों से उसको ही देख रहा था। जरताज ने फौरन नजरें झुका ली और आस्तगी से कहा, प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दें। छोड़ देते हैं, पहले ये बताओ, मना किया था ना मैंने शेराजियों से दूर रहो, फिर उनकी हवेली क्यों गई? मीर ने खतरनाक तेवर लिए उसे जवाब तलब किया तो जरताज ने सहम कर उसकी तरफ देखा। इतनी मामूली सी बात से भी मीर सजावल की बाखबरी ने उसे अंदर तक सहमा दिया। वो बड़ी बीबी ने बुलवाया था, जरताज ने धीमे से जवाब दिया। क्यों, तुम्हारी माँ के पैरों पर मेहंदी लगी हुई थी, वो नहीं जा सकती थी हाजिरी देने के लिए? मीर सजावल बदलिहाजी से गर्राया। जरताज उसके पल में बदलते रूप को देखकर मजीद खौफजदा हो गई। आज के बाद अगर मुझे ये खबर मिली कि तुम शिराजी विला के करीब से भी गुजरी हो तो तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के हक में बेहतर नहीं होगा। मीर सजावल ने वार्निंग के अंदाज में उंगली उठाई और एक झटके से गाड़ी बढ़ा ले गया। जरताज बेबसी से धूल उड़ाती गाड़ियों को दूर होता हुआ देखती रही। डोर बेल बजाने के बाद वो दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी, जभी किसी ने उसके बेहद नजदीक आकर कहा, जी किससे मिलना है आपको? पर शौक अंदाज में इस्तफसार करते हुए वो बहुत दिलचस्पी से अरूज का जायजा ले रहा था। वो एकदम बुदक कर पीछे हटी और निहायत ही गुस्से में सख्त सुस्त कहने वाली थी कि दरवाजा खुल गया और अंदर से बरामद होने वाली लड़की ने निहायत खुश दिली से कहा, अरे अरूज, आप आई हैं? अंदर आ जाइए। जी हाँ, आज तो बड़े बड़े लोग हमारे घर आए हैं, इस घर की तो किस्मत ही खुल गई। वो बिला वजह बेतुकान बोले जा रही थी। अरूज सर झटक कर आगे बढ़ गई। उसके पीछे दाखिल होने वाले हमाद ने अपने कमरे में जाने का इरादा मुलतवी करके लाउंज में ही बैठ जाना जरूरी समझा। अयान की ट्यूशन टीचर अरीबा अरूज को ड्राइंग रूम में ले आई। ये हमाद भाई हैं, मेरे कजन। इनका घर तो लाहौर में है, लेकिन जॉब की वजह से ये हमारे यहाँ कयाम पजीर हैं। आप इनके अंदाज का बुरा मत मानिएगा। अरूज इस बात को यकसर नजरअंदाज करके अयान के मुतालिक अरीबा से सवालात करने लगी, मगर इस पूरे दौरानिये में
अरूश को खुद पर किसी की नजरें चुभती रहीं।